हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डीएसएसबी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। जैसा कि मैं बताई थी कि नेक्स्ट वीडियो हम डीएसएसबी के ऊपर लेके आएंगे, तो आज डीएसएसबी के बारे में हम पूरी बात करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। अगर कोई फुल टाइम दे पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो वो टाइम टेबल को कैसे मैनेज करेंगे, अगर जिनके पास बुक नहीं है वो कौन सा बुक खरीदेंगे जो कि इम्पोर्टेंट बुक है जो आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ डीएसएसबी में आप लोग को मालूम होगा कि नेगेटिव मार्किंग से, तो नेगेटिव मार्किंग से हम कैसे बचें, और अगर नेगेटिव मार्किंग है भी तो कैसे हम जो क्वेश्चंस नहीं जानते हैं उसे हम बनाएं ताकि वो नेगेटिव ना हो बल्कि सही ही हो जाए। साथ ही साथ कैसे स्टडी करें और एग्ज़ाम हॉल में जो टाइम दिए जाते हैं उस टाइम को हम कैसे देखते हुए अपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो सारी ही बातें आज हम करेंगे वीडियो में। अगर कुछ भी चीज़ें रह जाती हैं तो उसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। और साथ ही साथ यहाँ ऊपर में एक आई बटन आता है, उस आई बटन पे हम ये डाल देंगे कि कौन सा बुक खरीदे जो हेल्पफुल होगा। बुक के ऊपर मैं एक वीडियो बनाई थी तो उसे देख लें। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ आप लोग को दिखाने के लिए लाई हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जब भी हम वीडियो देखते हैं, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर एक मैं वीडियो देख रही थी अपना ही, जब आप लोग के साथ मैं लाइव होती हूँ, लाइव चैट करती हूँ, तो आप लोग के साथ मैं भी वीडियो देखती हूँ ताकि अगर आप लोग कोई भी कमेंट करे तो मैं उसका रिप्लाई दे पाई एट दी सेम टाइम। तो फिर देखिए यहाँ पर जब मैं ये वीडियो आप लोग के साथ देख रही थी तो यहाँ पे इस तरह से पूछा जाता है कि इज दिस ए गुड वीडियो रिकमेंडेशन फॉर यू। तो अगर गो थ्रू फाइन आर्ट का कोई वीडियो आप देखते हैं उसमें अगर पूछा जाता है तो आप ये वाले स्माइली को जरूर प्रेस करें कि स्माइली प्रेस करने से क्या हो जाएगा कि हाँ ये वीडियो आपको पसंद आई है, यानी कि एक्सट्रीमली गुड है। जैसे ही मैंने उस वीडियो को जैसे ही मैंने उस इमोजी को क्लिक की, देखिए एक्सट्रीमली गुड का आ गया है। और एक्सट्रीमली गुड के बाद वो पूछते हैं प्लीज़ टेल अस व्हाई, क्यों आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने तो अपने हिसाब से ये डाली हूँ कि मुझे ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है और रिलेटेड टू दी करंट वीडियो, यानी कि जो भी वीडियो मैं भी वॉच कर रही हूँ उससे मुझे रिलेट कर रहा है। और मेरी वीडियो तो इन्फॉर्मेटिव होती ही है और यूजफुल होते ही है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं। और प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट करें, और पार्टिसिपेट करने के बाद आप जो ये सबमिट बटन देख रहे हैं, सबमिट बटन पे क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स, आइए आज का सेशन हम डीएसएसबी के लिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज मैं आप लोग के सामने बड़ा इमामबाड़ा जो कि लखनऊ का है, जिसे हम भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं, उसके इमेजेस आपके साथ शेयर की हूँ। लखनऊ में मैं 1 साल रह चुकी हूँ, इसलिए मैं लखनऊ विजिट की हूँ बहुत सारी जगह। जैसे कि लखनऊ का रेजिडेंसी है, लखनऊ का स्टेट म्यूजियम है, लखनऊ का अपना एक म्यूजियम है, लखनऊ में फिर आपके बड़ा इमामबाड़ा है, और भी ऐसे काफ़ी जगहों को विजिट की हूँ। तो आइए इस पिक्चर को एंजॉय कीजिए और आराम से मेरी बातें को सुनिए और कॉपी में नोट डाउन करें कि कैसे आप अपने टाइम टेबल को मैनेज करें कि आपकी डीएसएसबी के एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम टाइम टेबल की ही बात करेंगे। तो देखिए, टाइम टेबल हम आप लोग को ये कहेंगे कि फर्स्ट टाइम टेबल एंड सेकेंड टाइम टेबल। फर्स्ट टाइम टेबल उनके लिए है जिनके पास फ्री टाइम है, जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, 24 आवर्स घर पे रहते हैं, कुछ भी उनको नहीं करना है, बैचलर मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में वो एकदम फ्री है, या फिर वो किसी चीज़ की तैयारी ही कर रहे हैं। हो सकता है डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट किसी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके पास 24 आवर्स है। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे जो कि जिनको कि पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कोई मास्टर्स में हो फर्स्ट ईयर में, कोई बैचलर के फाइनल ईयर में हो, कोई मास्टर्स फाइनल ईयर में हो, और वह भी चाहते हैं कि हमारा डीएसएसबी एग्जाम क्लियर हो जाए ताकि उनके जॉब ख़त्म होने के पहले या फिर उनके क्वालिफिकेशंस ख़त्म होने के पहले उनकी जॉब लग जाए। तो दोनों हम बात करेंगे। फर्स्ट में हम 24 आवर्स जिनके पास है, और सेकेंड में जिनके पास थोड़े वक्त है। तो सबसे पहले 24 आवर्स वाले के लिए मैं ये कहूँगी कि आपके पास 24 घंटा है, तो आराम से आप डेली जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप 6 घंटा डेली पढ़ें अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हैं तो आप जितना भी पढ़ सकें, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, जितना भी आप पढ़ सके पढ़ सकते हैं। बट अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो 6 घंटा पढ़ें। सेकंड हम बात करेंगे पार्ट टाइम वाले के लिए, और 6 घंटा आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, 1-1 घंटा करके पढ़ सकते हैं, 2-2 घंटा करके पढ़ सकते हैं, या फिर जब भी आपको मन करे आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ सकते हैं पूरे 24 आवर्स में। पार्ट टाइम वाले के लिए मैं बोलूँगी कि अपने हिसाब से आप देख लीजिए कि आपका जॉब कितने बजे है। अगर कोई जॉब 9 से 6 करते हैं या 9 से 4 करते हैं तो सुबह में 1 घंटा पढ़ें और रात में 2 से 3 घंटा पढ़ सकते हैं, अगर आप टाइम दे सकते हैं 2 से 3 घंटा। तो दूसरी बात, जो मान लीजिए कि बैचलर या फिर मास्टर्स कर रहे हैं और जिनको कॉलेज जाना पड़ता है, तो अभी तो लॉकडाउन है, अभी कॉलेज इतने स्टार्ट नहीं हुई है, फिर भी अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जूम ऐप के थ्रू तो उनके पास टाइम नहीं होगी। तो जो भी टाइम पे क्लासेस होती है
उनको छोड़ के सबसे पहले मॉर्निंग में मैं बोलूँगी 1 घंटा पढ़ लेने, और उसके बाद शाम में 4 बजे के बाद कोई भी कॉलेज खुला नहीं होता है, 5 बजे के बाद बंद होते हैं। तो 5 बजे के बाद आपको जो भी टाइम सही लगे, हो सकता है कि 7 से 8 आप 1 घंटा पढ़ ले, फिर 8 के बाद थोड़ा सा आप नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता करने के बाद फ्रेश होने के बाद 8 से 10 भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से 3-4 घंटे पढ़ सकते हैं आराम से। और जो अगर फुल टाइम जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप 9 से 4 का जॉब है, मान लीजिए 9 बजे निकलते हैं और 4 बजे घर आ जाते हैं, तो 1 घंटा सुबह में किसी भी तरह से दे दें। या फिर अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, आप ट्रैवल करके जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि यूट्यूब पे जो वीडियो होती है उसे आप उस टाइम पे सुन सकते हैं, हेडफोन लगा लीजिए और आप यूट्यूब की वीडियो मॉर्निंग में देखिए, काफ़ी आपको हेल्प करेगा। और 4 बजे जब आप घर लौट जाते हैं तो थोड़ा सा फ्रेश होकर स्नैक्स वगैरह लेके आप 6 बजे बैठ सकते हैं। 6 से 7 1 घंटा पढ़ लीजिए। फिर आपको अगर कहीं बाहर जाना है, कुछ सामान परचेस करना है, तो अगर आप ऑफिस टाइम में परचेस कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो बाद में 7 से 8 का 1 घंटा आप ब्रेक रख सकते हैं। 8 बजे के बाद फिर आप 8 साढ़े 8 जब भी आप बैठे, 10 से साढ़े 10 बजे बैठे, 10 से साढ़े 10 बजे तक पढ़ाई करें, 8 से 10 साढ़े 10 तक जितना भी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जब भी आप बिस्तर पे चले जाते हैं सोने के लिए, तो सोने से पहले मैं बोलूँगी कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, बेड टाइम पे हम लोग को दूध पीना चाहिए, कोई लोग बेड टाइम पे कुछ और काम करते हैं, जिनको भी जो अच्छा लगता है, बेड टाइम के पहले कुछ लोग भगवान को याद करते हैं। तो मैं कहूँगी कि बेड टाइम जाने के पहले एक यूट्यूब चैनल, कोई भी एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल देखिए जो भी आपको अच्छा लगता है, और उनकी एक वीडियो आप रोज़ाना देखिए। उनके चैनल पे जो भी वीडियो ऑलरेडी है, जैसे कि मेरे चैनल पे अब तक में 200 प्लस वीडियो हैं, 200 से प्लस वीडियो हैं, यानी कि 200 से ज़्यादा वीडियो हैं, और सारा ही बहुत ही बेनिफिटेड वीडियो है। तो सोने के पहले रिकमेंड करूँगी कि एक वीडियो को ज़रूर देखें। और देखने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ देख लिए सो गए, उसे याद कर लीजिए। एक वीडियो में मैं कम से कम 10 क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ, और ज़्यादा 30 हो सकता है, 10 से 30 का रेशियो होता है, इससे ज़्यादा कम कभी मैं अपलोड नहीं करती हूँ। अब टाइम टेबल की बात हो गई, अब हम दूसरी बात करेंगे कि बुक कौन सा लें। तो बुक मैं बार बार एक ही बुक रिकमेंड करूँगी, हर बार अलग अलग बुक रिकमेंड करने का कोई मतलब नहीं है। और मैं अब तक मैं वीडियो में 10 से 20 बार बुक के बारे में बता चुकी हूँ कि मीनाक्षी कासलीवाल की बुक आंख बंद करके ले लीजिए, चित्रकला और स्थापत्य कला का। और रीता प्रताप की बुक है इंडियन भारतीय चित्रकला पे, उनकी भी ये बुक को आप लोग ज़रूर परचेस करें। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोग से प्राणनाथ मागो की इंडियन कंटेम्प्रेरी ऑफ आर्ट इन इंडिया, जो कि प्राणनाथ मागो की बुक है, उस बुक को भी ज़रूर परचेस करें। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और DSSP में काफ़ी हेल्प भी आपको करेगा। अब हम बात करेंगे और भी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स की। तो बुक्स मैं बोलूँगी कि कोई भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप का मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी खरीदने के लिए। मैं बार बार कहती हूँ कि सब्जेक्टिव टाइप का बुक पढ़ें। जैसे कि मीनाक्षी कासलीवाल की जो बुक है वो सब्जेक्टिव है, यानी कि उसमें पूरा डिटेल रहता है। रीता प्रताप की जो बुक है, और ये दोनों बुक जो मैं बता रही हूँ ये हिंदी में है, और प्राणनाथ मागो की बुक जो है वो भी आपको हिंदी में अवेलेबल है। यानी कि प्राणनाथ मागो की बुक दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप उसे परचेस कर सकते हैं। उसके बाद मैं बोलूँगी कि आप लोग डीप स्टडी करें। डीप स्टडी करने का मतलब ये है कि जो भी आप बुक परचेस कर रहे हैं उसमें से कुछ भी ना छोड़ें, उसे आप अच्छे से पढ़ें और नोट्स बनाएं। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे कुछ भी नहीं हो सकता है। विदाउट नोट्स अगर आप चाहेंगे कि बिना नोट्स बनाए हम एग्ज़ाम क्रैक कर लें, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो उससे क्या होता है, आप क्रिस्प चीज़ को लिख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अभी ही हम बात करें कि अर्पणा कौर है, अब अर्पणा कौर का जन्म कब हुआ है मुझे नहीं याद है, तो यहाँ पे अर्पणा कौर के लिख के उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है मैं लिख दूंगी। अब अर्पणा कौर का जन्म कहाँ हुआ है, प्लेस किया है, तो उनका जहाँ भी जन्म हुआ है यहाँ पे लिख दूंगी। तो मैं मेरे पास एक ग्लिम्स रहेगा। तो जब मेरे एग्जाम में 10 से 15 दिन रहेंगे तो मैं उसे आराम से रिवाइज कर सकती हूँ, राइट। इसलिए नोट्स ज़रूर बनाएं, और वो भी अपना नोट्स बनाएं, किसी दूसरे का नोट्स ना लें। तीसरी बात करेंगे हम कि पेपर 1 की बात करेंगे। जैसे कि पेपर 2 के बारे में तो हमने बुक बता ही दिए हैं, 2 से 3 बुक। वो बुक अगर आप परचेस कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा महंगी नहीं है बुक। 200 से 300 रुपये में तीनों ही बुक मिल जाएगा। अगर आप तीनों बुक खरीदते हैं तो मुझे लगता है कि 700 से 800 के अंदर में तीनों बुक आ जाएंगे, और तीनों ही बुक इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ। फिर भी आप एक बार बुक को पहले अंदर देख लें, अगर पसंद आए तो ही ले। दूसरी बात है कि पेपर 1 के बारे में हम बात करते हैं कि पेपर 1 की तैयारी कैसे करें, क्योंकि DSSP में पेपर 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी उससे आते हैं। जैसे कि मैथ से भी क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग से आते हैं, हिंदी से आते हैं, इंग्लिश से आते हैं,
कंप्यूटर से भी 1-2 क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए हिंदी इंग्लिश के लिए मैं बोलूँगी कि आप लोग लूसेंट की एक बुक आती है वो आप परचेज़ कर सकते हैं, और अगर आपको वो बुक परचेज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है या आप परचेज़ नहीं कर सक रहे हैं, आपकी इकोनॉमिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो हमारा एक दूसरा चैनल है A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट करके एक चैनल मैं ओपन की हूँ, जिसमें मैं पेपर 1 के बारे में बात करूँगी। तो आप लोग जाइए और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तो मैं इस चैनल पे NTA UGC नेट के पेपर 1 को अपलोड कर रही हूँ, बट अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मैं बहुत ही जल्द उस पर DSSB को लेके सारे ही एंटोनीम, सिनोनीम, संधि विच्छेद यानी कि हिंदी का ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामर के बारे में बात करूँगी। तो लूसेंट की बुक ले लीजिए, लूसेंट की बुक लेंगे तो पेपर 1 आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा, और हिंदी इंग्लिश ये सब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से कुछ सिलेबस में दिया रहता है कि जैसे संधि विच्छेद पूछा जाता है, कंप्रीहेंशन पूछा जाता है, आप लोग को कुछ शुद्ध शब्द दिया रहेगा, अशुद्ध शब्द दिया रहेगा, विपरीत शब्द यानी कि विलोम शब्द दिया रहेगा। तो ये सब चीज़ ही पढ़ के जाएँ जो पूछा जाता है। उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, ये सब पढ़िए और अपने एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। और पुराने पेपर ज़रूर देखिए। मैं DSSB के 2014 का, 2015 का, 2018 का जो PGT TGT 2018 में 2 एग्ज़ाम हुए थे, यानी कि ड्राइंग टीचर और फाइन आर्ट का, तो ये सारे पेपर मेरे प्लेलिस्ट में भी है। और साथ ही साथ अगर आप लोग वीडियो में खोजेंगे, जैसे कि वीडियो पे जो मेरा आइकन है, जो गो थ्रू फाइन आर्ट का इस तरह का जो आइकन है, उस पर अगर आप ऐसे जाके क्लिक करेंगे तो भी सारे वीडियो आ जाती हैं। और नहीं तो आप इसे स्क्रॉल कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में DSSB के सारे पुराने पेपर अपलोड हैं, तो उसे ज़रूर चेक करें ताकि आप पता लगा पाएँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए पेपर 1 के बारे में बात हो गया, पेपर 2 के बारे में बात हो गया, टाइम टेबल के बारे में बात कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि टीचिंग मैथोडोलॉजी के बारे में। जब हमारे DSSB में अगर 100 क्वेश्चंस आते हैं तो उस 100 क्वेश्चन पार्ट 2 में, यानी कि फाइन आर्ट के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये 100 क्वेश्चंस में 80 क्वेश्चन जो है फाइन आर्ट से होते हैं और 20 क्वेश्चन जो है टीचिंग मैथोडोलॉजी से होते हैं। दैट मीन्स कि वो ये पूछना चाहते हैं कि अगर आप बच्चे को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो आप में क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए और बच्चे में क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि NTA UGC नेट में भी आप लोग जानते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं जैसे कि पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि टीचिंग क्या है। इसी तरह से बहुत सारे नाम हैं, उनके अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं कि क्या है। तो ये सब चीज़ आप देख के जाएं। साथ ही साथ इस तरह से पूछा जाता है कि अगर क्लास में 4 बच्चे हैं, अगर 3 बच्चे कोई चीज़ को समझ पा रहे हैं और एक बंदा नहीं समझ पा रहा है, तो क्या आप उसके लिए अलग से क्लासेस लेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं और कुछ कुछ माइंड के क्वेश्चंस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि टीचिंग एप्टीट्यूड आप पढ़ के ही जाएं। टीचिंग एप्टीट्यूड कोई ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ के जाएं, बस कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ लोगों ने उन पे बात बोले, जैसे कि पियाजे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पियाजे की जितनी भी हिस्ट्री, पियाजे ने जितनी भी बात बोले हैं, पियाजे ने जितने भी कोड टर्म लिख के बोली हैं टीचिंग के बारे में, उनको ज़रूर पढ़ के जाएं। इनसे हमेशा ही क्वेश्चंस आता है। और NBS का एग्ज़ाम जो 2019 में हुआ था अक्टूबर में, उसमें भी पियाजे से एक क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो थोड़ा सा देख लें तो आपका पेपर 1 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे थे डीप स्टडी के बारे में कि डीप स्टडी करना है। तो देखिए जैसे भी आप जब भी बुक खरीदते हैं, तो मैं ये चीज़ पहले भी मेंशन कर दी थी कि डीप स्टडी करें। डीप स्टडी मतलब अगर आप सिंधु घाटी पढ़ रहे हैं या इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं, तो आप उनका डीप स्टडी करें, कुछ भी छोड़ें ना, क्योंकि DSSB में अंदर से चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर हम KVS NVS में देखें तो बाहर बाहर से पूछा जाता है, यानी कि उतना अंदर घुस के नहीं पूछा जाता है। लेकिन DSSB में क्या होता है कि कुछ भी चीज़ों को अंदर से पूछा जाता है। तो आप लोग डीप से पढ़ें और जो चीज़ एकदम अलग है, जो चीज़ KVS NVS में नहीं पूछा गया है, उसको पढ़ के जाएं। जैसे कि गोमतेश्वर मंदिर कहाँ है, ये सब पढ़ के जाएं। टेम्पल आर्किटेक्चर से जितने भी क्वेश्चन है उसे ज़रूर देख के जाएं। कौन सा टेम्पल कहाँ बनाया गया है, कब बनाया गया है, किसने बनाया है, कौन से मीडियम में है, ये सब देख के ज़रूर जाएं। अगर एलोरा है, अजंता है, जो भी है, तो उसमें कितने सारे केव हैं, हर एक केव को अच्छे से पढ़ के जाएं। इस तरह से डीप पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे निगेटिव मार्किंग की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निगेटिव मार्किंग 4 क्वेश्चंस अगर आप गलत करते हैं तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे, यानी कि 0.25 का रेशियो है निगेटिव मार्किंग का। एक क्वेश्चंस पे आपको 0.25 मार्क्स देने पड़ेंगे अगर आप क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, इसके लिए आप लोग को ये करना है कि आप पहले तो सारे क्वेश्चंस बना लें जो आप जानते हैं। अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चंस था, जिसमें से कि 80 क्वेश्चंस फाइन आर्ट के होते हैं, इस 80 क्वेश्चंस में से अगर आप 50 क्वेश्चंस भी जानते हैं तो पहले 50 क्वेश्चंस को बना लें।
बना लेने के बाद उस 30 क्वेश्चन जो बच गए हैं, जो आप नहीं कर पाए हैं, उसमें से आप देखिए कि आपको कौन में डाउट है, यानी कि कौन सा आप जानते हैं लेकिन थोड़ा सा आप डाउट है। तो आप क्या कीजिए, जिसमें डाउट है उसमें से 30 क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चंस डाउट है, मान लीजिए कि 10 क्वेश्चंस आप जानते हैं लेकिन आपको डाउट है, आप भूल गए पढ़ते पढ़ते कि ये होगा या फिर ये होगा आंसर्स, तो आप क्या करें कि आपको जो लगता है, आपके माइंड में जो भी सबसे पहले आता है, अगर मान लीजिए कि अभी हम यही बात कर लेते हैं कि अकबर जो है वो जहांगीर का बड़ा भाई है, राइट, अकबर जो है जहांगीर का बड़ा भाई है। अब इस तरह से क्वेश्चंस आप लोग को पूछ दिया गया है, क्रोनोलॉजी में पूछ दिया गया है। मान लीजिए कि बाबर है, शाहजहां है, जहांगीर है और अकबर है। अब बाय चांस आपको याद नहीं है कि जहांगीर पहले आएंगे या फिर अकबर पहले आएंगे, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले ये स्टार्ट कीजिए कि ऑप्शन देखना स्टार्ट कीजिए कि कौन से ऑप्शन में बाबर सबसे आगे। अगर चारों ही ऑप्शन में बाबर आगे तो बाबर तो होगा ही। अब ये देखिए कि देखिए जहांगीर अब होगा आपका यहाँ पे एस जो है छोटा है और ए जो है बड़ा है, क्योंकि पहले अकबर आए थे, अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद फिर आपका शाहजहां। तो आप ये वाले ऑप्शंस पे फिर जाइए कि देखिए एस लास्ट में किसके किसके, अगर एस सबके लास्ट में तो होगा नहीं, एक दो के लास्ट में होंगे, तो जो भी लास्ट वाला है उसको आप पकड़ के रखिए और फिर देखिए कि ए जे कहाँ पे मैच कर रहा है, और इस तरह से आप तुक्का मार सकते हैं। ज़्यादा तुक्का ना मारें, जो क्वेश्चंस में डाउट है उसे ही आप करके आए। तो अगर आप 10 क्वेश्चंस करते हैं, उस 10 क्वेश्चंस में से अगर आपके 5 क्वेश्चंस भी सही हो जाते हैं तो आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं हुए, क्योंकि आपने उधर 50 क्वेश्चंस किए थे और 50 प्लस 55 क्वेश्चंस आप किए हैं और 5 क्वेश्चंस आप नहीं किए, तो 5 क्वेश्चंस में आपको 1.25 मार्क्स ही देना पड़ रहा है और आपको 4 नंबर यानी कि 3.75 नंबर आप लेके आए हैं। तो इस तरह से आप तुक्का मार सकते हैं नेगेटिव मार्किंग के लिए, बट जिसमें आप कंफर्म है, थोड़ा डाउट है, उसे ही दे। जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, कोई भी आइडिया नहीं है, उसमें आप तुक्का ना करें। अब हम बात करेंगे कि टाइम मैनेज कैसे करना है एग्जाम में। तो डीएसएसबी में जो भी आपको टाइम दिया जाएगा, मान लीजिए कि 3 घंटे की हम लेके चल रहे हैं, अभी मुझे टाइम नहीं याद है कि डीएसएसबी में कितने टाइम दिए जाते हैं एग्जाम हॉल में। तो अगर 3 घंटे दिए जा रहे हैं और आपके पास अगर 150 क्वेश्चन है, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए कि एक क्वेश्चन पे आपको कितना देर मिल रहा है। तो एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट मिल रहा है। तो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो सबसे पहले आप कर लें। बट डीएसएसबी में मैं ऐसा भी सुनी हूँ कि डीएसएसबी में क्या होता है कि 20 का सेट आपको फिनिश करना होता है। जब तक आप 20 का सेट फिनिश नहीं करते हैं तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आशा करती हूँ कि इस बार ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि हमें 20 क्वेश्चंस ख़त्म करना है तभी हमें आगे की क्वेश्चन देख पाएंगे। अगर ऐसा होता है तब तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, आपको 20 क्वेश्चंस करना ही होगा। और ये भी याद रखिएगा कि डीएसएसबी में ऐसा भी है, अगर वो 20 क्वेश्चंस बना के आप सबमिट कर दिए हैं तो आप उस क्वेश्चंस को दोबारा नहीं देख पाएंगे, दोबारा नहीं ओपन कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ आप अवेयर होकर कीजिएगा। अगर ऐसा है कि 20 क्वेश्चन सबमिट करना है और बाद में आप उसे ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी आपको डिसीजन लेना है वो 1 मिनट के अंदर सोच सोच के लेना है। और अगर इस 20 क्वेश्चंस में से अगर आप 15 क्वेश्चन जानते हैं तो आप 15 क्वेश्चंस को ही बनाएं, 5 क्वेश्चंस को छोड़ दें। तो ये रहा आज का डीएसएसबी की सारी जानकारी। कोई शिवम करके थे जो मुझे बार बार कह रहे थे कि मैम डीएसएसबी केवीएस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं कि फर्स्ट टायर सेकंड टायर में कैसे क्या करना है। और डीएसएसबी में तो सिर्फ फर्स्ट टायर एग्जाम ही होता है, सेकंड टायर नहीं होता है। अगर आप मान लीजिए कि आप क्वालिफाई हो गए तो आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पे आपके कोई भी इंटरव्यू नहीं होते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ पाया जाएगा तभी आपको एग्ज़ाम से निकाला जाएगा। एग्ज़ाम से का कहने का मतलब, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिए जाते हैं तो भी आपको वो डिसक्वालीफाई कर देंगे अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं रहते हैं। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं और आप एग्ज़ाम पास कर गए हैं तो बेहिचक हो जाइए कि आपकी जॉब पक्की हो गई। तो अगर आप लोग को और भी कोई क्वेरीज चाहिए, कोई क्वेश्चंस है, तो कमेंट करें इस वीडियो के नीचे कि मैम ये चीज़ मुझे बता दीजिए, इसके बारे में बता दीजिए। मैं ज़रूर एक और वीडियो बना दूंगी डीएसएसबी पे। अगर कुछ रह गया है तो मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं रहा है, मैं हर एक चीज़ कवर कर दी हूँ। कौन सा बुक लेना है, टाइम टेबल, जॉब वाले लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, पेपर 1 के लिए कौन सा बुक लेना है, और डीप स्टडी करें। नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान रखें, भूलिएगा मत। ये बार बार मैं कह रही हूँ केवीएस एनवीएस का एग्जाम नहीं है, सारे क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं, जिसके आंसर्स आते हैं उसके ही रिप्लाई करें और टाइम टेबल का भी ध्यान रखें। तो थैंक्स दोस्तों, प्लीज़ गो थ्रू फाइन आर्ट को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर।